नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी गुप्ता। आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज के दौर में अगर हम बात रियल एस्टेट की कर लें, तो सिर्फ घर खरीदने का ये मामला नहीं रह गया है, जैसा आप भी देखते होंगे, बल्कि अब इसमें हेल्थ, साथ ही सस्टेनेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट रिटर्न जैसे जो बड़े फैक्टर्स हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। खासकर अगर हम बात कर लें, तो लो एक्यूआई होम्स की भी आजकल इसके बारे में ज़िक्र किया जाता है। नेट ज़ीरो प्रोजेक्ट्स की जो है चर्चा से तेज़ी भी आगे बढ़ रही है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक राय जी एमडी हैं बूट्स रियलिटी के। आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीपक जी। नमस्कार आयुषी, थैंक यू। दीपक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो लो एक्यूआई होम्स है, सबसे पहले ये समझाइएगा दर्शकों को क्या है और आजकल आप देखिए इसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्यों? ज़रा समझाइए। मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करता हूँ। हाँ। हम एक्यूआई के बारे में सब बात करते हैं, तो जो हम घरों के अंदर फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, वो सर्टेन पार्टिकल्स को कम कर देते हैं। बट ह्यूमन हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है, वो एक्यूआई, टेम्परेचर, फ्रेश एयर, ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अगर हमने एक किसी कंपनी का एयर प्यूरीफायर लगाया, वो अंदर की हवा को फ़िल्टर कर देगा। बट जब हम CO2 बढ़ेगा, अगर एक कमरे में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, CO2 बढ़ेगा, तो एयर प्यूरीफायर का उसमें कोई रोल नहीं है CO2 को कंट्रोल करने में, ना ठीक कि है। टेम्परेचर का कोई रोल है। तो एक कैटेगरी है जो एयर प्यूरीफायर बनाते हैं, दूसरी कैटेगरी है जो क्या करते हैं, बाहर की अगर एयर है, उनको फ़िल्टर के थ्रू हम अंदर को फेंकें, तो फ्रेश एयर तो आएगी, एक्यूआई भी कम होगा। बट द प्रॉब्लम है अंदर में अगर एसी चल रहा या हीटिंग चल रहा, तो वो एनर्जी लॉस हो जाएगा। ओके। थर्ड जो हमने कैटेगरी बनाई है, हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि ये एयर को साफ करता है, दूसरा रूम की CO2 को ये मॉनिटर करता रहता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, हम लोग सब एयर कंडीशनिंग में सोते हैं, बट हम उतने हाँ। फ्रेश सो के उठते नहीं हैं जितने कि गाँव में हम छत पे सोते थे। तो राइट। राइट, उसका बिल्कुल सिंपल रीज़न है, बिकॉज़ एयर कंडीशनिंग रीसर्कुलेशन ऑफ एयर पे काम करता है। तो जो हम CO2 छोड़ते हैं, अगर एक कमरे में हस्बैंड वाइफ 12 बाई 12 के रूम में सो रहे हैं, तो रात को 2 से 3 बजे तक CO2 का लेवल 700 टू 800 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और इस पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है। ठीक ठीक है। है, तो आपका एक्यूआई अंदर के पार्टिकल्स तो उसने ठीक किए, बट फ्रेश एयर नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो आप हमेशा थके हुए फील करते हैं। जो हम मेरा एक टैगलाइन है, हमारे फ्लैटों में आपको गाँव की शुद्ध हवा मिलेगी। ओके। हमने जो अचीव किया है वो एक्यूआई 2 तक अचीव किया है विद CO2 लेवल 400। दिस इज द आइडियल इन द वर्ल्ड। सो लाइक आई कैन शो यू द वीडियोस, सो दैट्स वी आर डूइंग। तो हम क्या कर रहे हैं कि अंदर की कूलिंग हीटिंग भी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इस डिवाइस में हीट एक्सचेंजर है। हम फ्रेश एयर को कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं ड्यू टू CO2 सेंसर्स, और अंदर की हवा को फ्रेश रख रहे हैं। तो ये बूटस इज डूइंग। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे यही रहेगा अगला है कि क्योंकि अगर इसकी बात करूँ, क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म्स भी रह गया है कि जैसे कि आपने हेल्थ को लेकर के भी बताया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर जैसे अगर हम जगहों की बात कर ले, आप देखिए पिछले दिनों एक्यूआई क्वालिटी इंडेक्स कितना ज्यादा बढ़ गया था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। तो इन शहरों में इसकी जरूरत क्या है? ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा इसको बहुत समझाइए। अच्छा बोला, बहुत बहुत अच्छा आयुषी क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको बताता हूँ, हम जो फ्यूल लेते हैं ना, चाहे वो ठीक है। ऑटोमोबाइल में जो हम फ्यूल डालते हैं, उसी के इफ़िशियंसी के हिसाब से इंजन्स आउटपुट देते हैं, बिल्कुल कॉमन है। तो जो हम इंसान हैं, हम हमारा फ्यूल क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई, फ्रेश एयर। हम 11,000 लीटर ऑक्सीजन 24 घंटे में लेते हैं, फ्रेश एयर। दूसरा हम पानी लेते हैं, तीसरा हम फूड लेते हैं। ये 3 इनटेक हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा फ्रेश एयर इज़ इम्पोर्टेंट। तो अभी आपको याद है, पुराने समय में लोग बोलते थे अगर कोई बीमार हो जाए तो भैया आप पहाड़ों पे चला जाओ, हवा पानी चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ तो हाँ। हवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो हमारे यहाँ क्लाइमेट की वजह से, लाइक सर्दियों में एक्यूआई हमारे यहाँ 2000 भी टच करता है। ओके। एक सर्टेन एज के बाद इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जो आज रिपोर्ट्स हैं, 2 मिलियन लोग ड्यू टू एयर पॉल्यूशन इज डाइंग हर साल। सो ये बहुत सीरियस टॉपिक है। एंड इसके लिए घरों में एटलीस्ट जो लोग घर के अंदर हैं, उनको भी अगर फ्रेश एयर, अच्छी एक्यूआई, मैं एक्यूआई के साथ साथ फ्रेश एयर बार बार बोल रहा हूँ, राइट बिकॉज ये राइट राइट। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर फ्रेश एयर नहीं है तो वो
वो सिर्फ एयर क्वालिटी का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, बिकॉज यू नीड ऑक्सीजन। CO2 ही अगर कमरे में है तो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है। तो ब्लूटेस्ट का जो AQI डिवाइसेस हैं वो CO2 को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो एयर क्वालिटी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हाँ, आपने बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ भी किया, लेकिन आने वाले समय अगर हेल्दी और सस्टेनेबल होम्स ही क्या ये एक नया ट्रेंड बनेंगे आम जो खरीदार उनके बजट में, क्या ये इसको बारे में जो आप बता रहे थे इसको एलाबोरेट कीजिएगा। आयुषी, लाइक मैं भी मिडिल क्लास से आया हूँ, मैंने जॉब्स किए, ठीक है, ग्लोबली रहा हूँ, टॉप कंपनीज में रहा हूँ, फिर मैं इंडिया आया, तो मैं ना वो सारा पेन समझता हूँ। लाइक एक गांव से लेके एक इंटरनेशनल लेवल, आज मैं खुद डेवलपर भी हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी भी चला रहा हूँ। तो घर जो होता है सीड प्रोटेक्शन है। जब आप घर के अंदर आपके फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो घर सिर्फ कंक्रीट की दीवार नहीं है, घर सिर्फ टाइल्स और मार्बल्स नहीं है। घर अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो आज जो घर आने वाले हैं, अगर आप ऐसे सोचिए, सस्टेनेबिलिटी की पहले बात करता हूँ, आज 29 सिटी इंडिया में जो कि वाटर शॉर्टेज है, बोर से हम पानी, अगर आप आयुषी सोचो 48 आवर्स आपको पानी नहीं मिला आपके फ्लैट में, हाउ यू विल सर्वाइव? तो ये ऑलरेडी अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। आज गुड़गांव, नोएडा है, चेन्नई है, बेंगलुरु से पानी आते हैं, एंड वो अनलिमिटेड पानी नहीं है बोर के अंदर, बिकॉज जो अर्थ के अंदर पानी है उसकी भी लिमिट है। सो हम ना सस्टेनेबिलिटी, हमने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं वो जितना एनर्जी को कंज्यूम करती हैं उतना जनरेट करती हैं। हमने टॉयलेट्स बनाए हैं वो 200 ml में फ्लश करते हैं और वो यूरिन से टॉप अप होते हैं। लाइफ टाइम आपको पीने का पानी फ्लशिंग में नहीं चाहिए, इज इन क्लोज लूप। एंड फ्यूचर में हम जो बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं कॉमर्शियल, वो ऑफ ग्रिड होंगी, जिनमें बिजली, पानी, सीवर का कनेक्शन ही नहीं होगा। एंड हेल्थ के लिए हमने बताया आपको, कोई भी बिल्डिंग समझ रहेगी उसकी AQI, फ्रेश एयर एंड टेम्परेचर तीनों प्रॉपर कंट्रोल होंगे जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए। सो ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज द नेसेसिटी ना। क्योंकि अगर हम छोटे शहरों की बात कर ले वर्सेस मेट्रो, कहाँ पर निवेश में ज्यादा मुनाफा, इसको लेकर के भी बताइएगा। और क्या Tier 2-3 शहर में अब ज्यादा ग्रोथ की संभावना लग रही है? सी Tier 2, Tier 3 की मार्केट बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बिकॉज तो Tier 2, Tier 3 सिटीज, तो जो नंबर्स हैं वहाँ पे आपके रिटर्न्स का ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेट्रो में ग्रो नहीं करेगा, बट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गेटिंग द रिटर्न जो फैक्टर है, तो वहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट में आप अच्छा रिटर्न पा सकते। ठीक है, तो वही मैं आपसे पूछूंगी कि रेसिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल कौन सा बेहतर होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर आप किस माइंडसेट से इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर से प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इंडिया में कॉमर्शियल अच्छा ऑप्शन है, बट द प्रॉब्लम इज अगेन द सेम, बिकॉज कॉमर्शियल बिल्डिंग अगर नेट जीरो नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो वो हाई रिस्क में है, बिकॉज ESG कंप्लायंसेस इंडिया में आ रहे हैं, कार्बन ट्रेडिंग हो रहा है। अगर मैं यूरोप की कंपनी हूँ, मैं नॉर्मल किसी भी बिल्डिंग में कॉमर्शियल में अपना ऑफिस नहीं बनाऊंगा अगर वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये बहुत ध्यान से आप इन्वेस्ट करें, आप कॉमर्शियल में कर रहे हैं, इट शुड बी नेट बिल्डिंग्स, अदरवाइज आपको रेंटल्स नहीं मिलेंगे, आपको लोग टॉक्सिस करेंगे, बट अगर आपको रेंटल्स और क्लाइंटल नहीं मिले। अभी NCR में काफी मॉल्स खाली पड़े हैं, काफी कॉमर्शियल्स खाली पड़े हैं, तो इन्वेस्ट करें बहुत सीरियसली एंड अपनी स्टडी के साथ। बिल्कुल। और दीपक जी, जब अगर 2025 की बात करें AQI, आप देखिए जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ चला गया था, दम घुटने लग गया था, लोग जो वॉक करते थे वो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो स्थिति ऐसी बनी थी, लोग घर में लगाए थे एयर प्योरीफायर, लेकिन उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे कि देखिए बाहर क्या है और अंदर क्या है। अब आपकी कंपनी के बारे में बात करते हैं, भारत की पहली नेट जीरो कंपनी है, ये क्या होता है और इसको बताइएगा देश को क्या फायदा इससे? देखिए जी, नेट जीरो में जो डेफिनेशन है, जितना हम आउटसाइड से ले रहे हैं उतना हम, जैसे ग्रिड से हमने इलेक्ट्रिसिटी ली, अब इंडिया में जो ग्रिड है वो कोल बेस्ड इकोनॉमी है, हमारा 80% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, तो कहीं ना कहीं हम पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। हमने क्या किया, हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनमें जितना एनर्जी का कंजम्पशन है % साइड से ही जनरेट करते हैं थ्रू सोलर, विंड एंड जियोथर्मल। तो इससे अपना इंजीनियरिंग है, हर एक प्रोजेक्ट अलग होता है,
आप लेमन में समझें कि हम अपनी बिजली खुद बनाते हैं, और वो भी पर्यावरण को जीरो डिस्टर्ब किए, कोई पॉल्यूशन नहीं। तो ये नेट जीरो है। हमने फिर इसको वाटर को भी अपने उसमें इन्वॉल्व किया। हम क्या करते हैं, उसे बोर से पानी लेते हैं, फिर हम जो फ्लश करते हैं 6 लीटर वाटर पर फ्लश, ओके फिर वो एचटीपी में या सीवर लाइन्स में जाता है, जिसको गवर्नमेंट लोन लेते हैं इंटरनेशनल, वो एचटीपी से फिर नदियों में जाता है, नदियाँ खराब होती हैं। हमने 200 फ्लशिंग टॉयलेट बनाया, तो हम फ्लश करते हैं और उसको 100% साइड पे ही ट्रीट करते हैं। तो हम का पानी फ्लश में यूज नहीं करते, 100% ट्रीट करते हैं, और उस ट्रीट पानी को क्लोज लूप में फिर फ्लश में यूज करते हैं। ओके सो वी आर सेविंग 100% वाटर। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल रहेगा कि इससे क्या कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम होगा? क्या सरकार जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही है दीपक जी? जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने मिशन 2070 नेट जीरो इंडिया, एंड प्राउडली आई एम सेइंग वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया और मे बी द ओनली वन कंपनी इन इंडिया हु इज डूइंग डेडिकेटेडली। लोग काम कर रहे हैं बट वो पीसेस में काम कर रहे हैं, हम सब कुछ इंटीग्रेटेड है। हम डिज़ाइन भी करते हैं, हम बनाते भी हैं, हम मेंटेन भी करते हैं, एंड हम सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस भी करते हैं। ओके इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि किसानों को इससे क्या फायदा रहने वाला, और नेट जीरो वेयरहाउस के बारे में थोड़ा सा और आप इलाबोरेट अगर कर पाए तो करिएगा। इसकी जो खासियतें हैं, हम कह सकते हैं कि मेन कोर्स आप जो उसकी जो चीजें वो जरा बताइएगा कि क्या इससे फायदा किसानों को है। देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो हाँ। किसानों के लिए सोचते हुए हम दुनिया का पहला नेट जीरो कोल्ड स्टोर बनाया। मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ। अगर आप किसी गांव में गए और वहाँ टमाटर पैदा हो रहा, तो सारे लोग टमाटर पैदा कर रहे हैं, तो मार्केट में उसको सही रेट नहीं मिलेगा, बिकॉज हर चीज सप्लाई एंड डिमांड है। तो हम अगर नेट जीरो कोल्ड स्टोर दें, बिकॉज कोल्ड स्टोर का सबसे ज्यादा खर्चा इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आ रहा या उसका खर्चा मिनिमम हो गया, तो फार्मर अपनी फसल को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, तो और वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बूटेस ने दुनिया का पहला नेट जीरो कोल्ड स्टोर एंड वेयर हाउसेज रिवाड़ी में बनाया है, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। ये दिसंबर में हमें इसका ओसी सर्टिफिकेट मिला, एंड ऑलमोस्ट 30% ऑक्यूपाइड भी हो गया। ओके अब बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर में। हाँ बिल्कुल, नौकरियों की कमी का रियल एस्टेट पर जरा इसका क्या असर होगा ये भी बताइएगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 2 BHK वर्सेस 3 BHK का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, आप देखिए जैसे टियर 2 टियर 3 सीरीज की आप देख भी रहे होंगे, तो क्या इससे वर्क फ्रॉम होम के कारण भी बड़े घरों की जो मांग है वो आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, आपको लगता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अफोर्डेबल ऑफ हाउसिंग कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो रियल एस्टेट आप देखिए ना, जमीन तो नहीं बढ़ रही, जो कंस्ट्रक्शन होता है एटलीस्ट वो 50 साल के लिए होता है। हाँ। तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छे रिटर्न्स रहेंगे, जरूरतें हैं लोगों के लिए। और 2 बेडरूम लेना है, 3 बेडरूम लेना है, ये लोकेशन, आपका बजट, आपकी फ्यूचर प्लानिंग पे डिपेंड करता है। तो ये सबका पर्सनल क्वेश्चन है, हाउ दे कैन अफोर्ड, हाउ मच दे वांट टू अफोर्ड। बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रियल एस्टेट इंडिया में ग्रोइंग सेक्टर है, जो आपको रिटर्न भी देगा। और एक लोग बोलते हैं, बट मैं मानता हूँ एक अच्छा घर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खासकर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो सोचते हैं कि भाई घर पे जाए एक सुकून होना चाहिए। आप देखिए आजकल आपने भी देखा होगा दिल्ली एनसीआर या हम नोएडा की बात करें, बहुत कम आप सोचिए ऐसे एरिया में घर बने हुए हैं, सुकून नहीं है वहां पर। बाहर आप सोचिए पार्क नहीं है, तो लोग इस वजह से भी थोड़ा आजकल सुकून वाली लाइफ चाहते हैं। मेन आप लोग भी सोसाइटीज में जाना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो आयुषी, इसीलिए मैं बोलता हूँ हम ऐसे घर बना रहे हैं कि अगर जब आप सो भी रहे हो, आप घर में खाना भी खा रहे हो, तो आपको जो फ्रेश हवा मिल रही है, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, ये आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट डालेगा। राइट। तो आप एक पॉल्यूटेड एयर में वॉक करने जाओ और आप हमारे घर में सिर्फ सो टीवी देखो, वो ज्यादा हेल्दी है। और दीपक जी ये भी कुछ आंकड़ों के अनुसार ये भी निकल करके सामने है कि आजकल लोग ना रूरल एरियाज में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, चिंता उनको क्योंकि इस बात की ही है, ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी फैमिली को देखिए जो अभी गांव में है, अगर वो यहाँ आते हैं, आप देखिए तो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, फैमिली कहते भाई यहाँ पे तो हवा ही नहीं शुद्ध है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उस घर में क्या खासियतें रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं एवरेज
आपकी लाइफ का 10% अगर आप अच्छी ऑक्सीजन और फ्रेश एयर में रहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं। इंडिया में आयुषी एजिंग बहुत फास्ट है। आप इंडिया में एक मे बी 30-40 ईयर्स का मेल फीमेल देखिए, और आप एक यूरोप में जहाँ एक अच्छी AQI है, यू कैन फील द डिफरेंस। राइट, वो तो है ही। एयर, हवा, पानी इज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द फ्यूल फॉर द बॉडी। टोटली राइट। और आज के जीवन में आप स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और आप अगर अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपका दिमाग भी फ्री रहता है, आपकी पूरी बॉडी फिट रहती है। साफ है कि देखिए रियल एस्टेट सेक्टर अब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और जो है सस्टेनेबिलिटी का भी हिस्सा बन चुका है। दीपक राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।